नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के भाग 9 यानी पार्ट 9 पर। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में भाग 9 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। लोग सोच सकते हैं कि क्या जब सन 1950 में संविधान लागू हुआ था तब क्या उसमें भाग 9 नहीं था जो उसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऐसा नहीं है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तब भी उसमें भाग 9 था, लेकिन उसकी विषय वस्तु अलग थी। तब उसमें पहली अनुसूची के भाग घ के राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं थे। इस मूल भाग 9 का संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा दिनांक 1 नवंबर 1956 से लोप यानी डिलीट कर दिया गया था और उसके बाद संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से भाग 9 अंततः स्थापित किया गया है, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस तरह अब भाग 9 की विषय वस्तु बदल गई है और अब भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक यानी कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। इस भाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, उनकी संरचना, अधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय व्यवस्थाओं को विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 243 में जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम शब्दों की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस दी गई हैं। जिला का अर्थ किसी राज्य के जिले से है। ग्राम सभा का अर्थ गांव के पंजीकृत मतदाताओं की सभा से है, मतलब किसी गांव के सभी लोग जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मध्यवर्ती स्तर का अर्थ ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल उस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर यानी बीच के स्तर के रूप में घोषित करे। पंचायत का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, से है। पंचायत क्षेत्र का अर्थ पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र होता है। जनसंख्या का अर्थ ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। ग्राम का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल ग्राम के रूप में अधिसूचित करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आगे के अनुच्छेदों में आए शब्दों का क्या अर्थ है ताकि व्याख्या में कोई भ्रम न हो। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी। ग्राम सभा लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है जिसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि ग्राम सभा केवल औपचारिक संस्था नहीं है बल्कि निर्णय लेने वाली संस्था भी हो, परंतु इसकी शक्तियों की सीमा राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती है। अनुच्छेद 243 बी पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है।
हालांकि इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन यानी चुनाव से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासाध्य यानी जहां तक संभव हो सके एक ही हो। किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। आगे इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का, जिला स्तर पर पंचायतों, लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में, जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगा। किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। इसी के साथ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा और मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन यानी चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। अनुच्छेद 243D पंचायत में आरक्षण से संबंधित है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पंचायतों के कुल स्थानों यानी सीटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के कुल जनसंख्या से यथाशक्य अनुपात में किया जाएगा और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में चक्रानुक्रम यानी बारी बारी से आवंटित किए जा सकेंगे। इन आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों यानी सीटों की कुल संख्या में से कम 1/3 सीटें जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम यानी बारी बारी से बदलकर आवंटित किए जा सकेंगे। यह अनुच्छेद यह भी प्रावधान करता है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। लेकिन किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह सभी पद चक्रानुक्रम यानी बारी बारी से बदल बदल कर आवंटित किए जाएंगे। वास्तव में यह अनुच्छेद स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का संवैधानिक प्रयास है। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यदि किसी कारण से पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराया जाएगा। हालांकि यदि पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार गठित पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत अगर उसका विघटन नहीं होता बनी रहती। इसका मतलब है कि अगर कोई पंचायत अपने गठन से 3 वर्ष पूरे करने पर भी विघटित हो जाती है तो चुनाव से जो नई पंचायत गठित होगी वह केवल तभी तक बनी रहेगी जब तक पहली पंचायत बनी रहती, अगर उसका विघटन नहीं हुआ होता, यानी लगभग 2 वर्ष तक। अनुच्छेद 243 एफ पंचायतों की सदस्यता के लिए निर्हरताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस से संबंधित प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए अयोग्य हैं वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। इसके अलावा अयोग्यता के अन्य आधार भी राज्य विधानमंडल कानून द्वारा तय कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ है कि पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष होती है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें शक्तियां और उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने से जुड़े हों। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, जिनसे संबंधित योजनाएं पंचायतों को सौंपी जा सकती हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 यानी 29 विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों के वित्तीय प्रावधानों की बात करता है और पंचायतों द्वारा कर यानी टैक्स अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों यानी फंड्स के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कर यानी टैक्स, शुल्क और अन्य राजस्व संग्रह करने की शक्ति दे सकता है और राज्य की संचित निधि से उन्हें सहायता अनुदान भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का
पुनर्विलोकन करेगा और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करेगा। यह आयोग इस बात पर भी विचार करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को किस प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाए और उनके कराधान के अधिकार कैसे हों। राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं यानी अकाउंट्स की संपरीक्षा यानी ऑडिट के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी चुनाव के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों यानी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों यानी इलेक्शंस को कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि यानी वो कब तक अपने पद पर बने रहेगा ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करें, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से यानी उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। इस तरह जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडलों, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के चुनाव करवाने के लिए संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, उसी तरह राज्यों में पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए भाग 9 के इस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243L इस भाग के उपबंधों के संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज में लागू होने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर इस भाग के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार संशोधनों के साथ। अनुच्छेद 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों यानी कुछ क्षेत्रों को लागू न होने से संबंधित प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद कुछ राज्यों और क्षेत्रों में अपवादों को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान है, इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा परिषद विद्यमान है। इस भाग 9 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग
गोरखा परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 डी की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। इस प्रावधान को संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 8 सितंबर 2000 को जोड़ा गया। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों का विधानमंडल विधि द्वारा इस भाग का विस्तार उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देती है। संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन बहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों के बने रहने से संबंधित प्रावधान करता है और कहता है कि इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पहले किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि यानी कानून का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित यानी डिलीट नहीं कर दिया जाता है, या जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक प्रवृत्ति बना रहेगा यानी लागू रहेगा। परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यानी पहले विद्यमान पंचायतें यदि उस राज्य के विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। अनुच्छेद 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। इस तरह भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक हैं। वास्तव में भारत में बहुत प्राचीन समय से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है, इसीलिए भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इसीलिए कई समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और अधिकार नहीं मिलते तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने इसे 2 स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। 1985 में गठित डॉक्टर PVK राव समिति ने पंचायतों को ग्रामीण विकास का केंद्र बनाने पर जोर दिया। इसी तरह समय समय पर कई अन्य समितियां भी गठित की गईं। इन सभी समितियों द्वारा दिए गए सुझावों से यह बात स्पष्ट हो गई कि केवल राज्य सरकार की मर्जी पर
पंचायतें चलने से स्थानीय लोकतंत्र कभी स्थिर और मजबूत नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब कारणों से 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का काम किया। इससे समाज के हाशिए पर खड़े तबकों को स्थानीय स्वशासन में भागीदारी का अवसर मिला। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।